तो जितनी भी डिवाइसेस हैं जिनमें हमें करंट को कांस्टेंट रखना हो, वोल्टेज को कांस्टेंट रखना हो, वी ऑलवेज कनेक्ट सम इंडक्टर विद इट, जिसको हम बोलते हैं चोक कॉइल इन द इंडस्ट्रियल नेम। ट्यूबलाइट के बीच में एक चोक कॉइल होता है, स्टेबलाइजर में चोक कॉइल होता है। सिमिलरली ऑल द इलेक्ट्रिकल नॉट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस व्हिच रिक्वायर्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल, उसमें हम एक चोक कॉइल या इंडक्टर लगा देते हैं। जैसे सीएफएल में बल्ब विद इंडक्टर, पीछे एक बॉक्स में इंडक्टर लगा होता है व्हिच मेंटेन्स द कांस्टेंट करंट। इंडक्टर का दूसरा रोल क्या था? इट ऑलवेज स्टोर्स एनर्जी। एनर्जी स्टोर करता है किस फॉर्म में? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। इट इज हाफ एल आई स्क्वायर। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर भी कर लिया था आपने, सीरीज एंड पैरेलल। यस, सीरीज एंड पैरेलल, एंड देन वी डिड म्यूचुअल इंडक्टेंस आल्सो। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? व्हेन करंट इज पास इन वन ऑफ द कॉइल and magnetic flux is passing through another coil which is placed nearby। दोनों के बीच में जो property, the property, mutual property which opposes the change is defined as mutual inductance। Right, so मैं कर ही लिया था almost। I think we did mutual inductance for two long coaxial solenoid also। So suppose this is a example। एक फर्स्ट कॉइल में करंट पास करते हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वाले कॉइल से पास होगी। फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल 2 विल बी प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग इन कॉइल 1। 2 का फ्लक्स 1 की करंट से अगर डिपेंड करता है, देन दैट प्रॉपर्टी व्हिच relates them is called mutual inductance। Flux due to its own current will be because of self inductance। So phi 2 is m times phi 1। अगर पहले वाले लूप में करंट चेंज हो रही है टाइम के साथ, इफ इट इज इंक्रीजिंग देन देयर विल बी ईएमएफ इंड्यूस्ड। ईएमएफ इंड्यूस्ड इज माइनस डी फाई 2 बाई डी टी, एंड दैट विल बिकम माइनस एम इंटू डी आई 1 बाई। सो 2 में जो ईएमएफ इंड्यूस है वो 1 की रेट ऑफ चेंज के प्रोपोर्शनल है, एंड वाइस वर्सा। यहां तक हमने कर लिया था। एक दो और छोटे मोटे क्वेश्चंस करके देखते हैं। Calculate the mutual inductance of the following arrangement। Arrangement is एक बड़ा सा circular loop है of radius capital R, and at the center there is a square of side length A। Calculate the mutual inductance of this arrangement। Capital A is very small as compared to R। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है ऑफ दिस अरेंजमेंट। देयर इज अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, और उसके सेंटर पर एक छोटा सा स्क्वायर लूप। सो टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस, हम उनमें से किसी एक में करंट पास कर सकते हैं, बट अगर अंदर वाले में करंट पास करेंगे और बाहर में फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड, नॉट पॉसिबल, बिकॉज देयर इज नो फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। आशुतोष, आशुतोष बेटा आप ऑफलाइन आने वाले थे? सर अभी नेक्स्ट वीक से, मतलब आऊंगा थोड़े दिनों में। अभी किसका? अभी ना सर वो क्या हो रहा है मेरा एकदम, इसके बाद इकोनॉमिक्स की क्लास होती है तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम, मैम को कहूंगा कि थोड़ा वो कर दो टाइम। अच्छा, अब वापस बड़ी प्रॉब्लम होगी जब नॉर्मल लाइफ होगी, है ना? आदत गंदी हो गई। अब कंफर्ट जोन में घर में बैठे हिलने का मन नहीं करता। When the world will be normal, तो फिर बहुत ज्यादा पेन होने वाला है। इससे जब हम बाहर वाले में करंट पास करें, बेटा मेहनत करना स्टार्ट कर दो, समय निकल रहा है। बाहर वाले में करंट पास करेंगे, अंदर वाले का फ्लक्स, so flux passing through that square loop। म्यूचुअल का मतलब कि एक में करंट पास करके दूसरे के अंदर फ्लक्स कितना पास हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले की है V1, एरिया A स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा इज cos थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स इज B इंटू A इंटू cos थीटा। मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द सर्कुलर लूप, है ना? सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला
current is I, radius is r. Magnetic field at the center of circular coil or circular loop. Mu naught I by 2. Mu naught I by 2r. Absolutely. So it is mu naught I1 by 2 capital R, A square, cos 0 is 1. Flux passing through 2 is proportional to current passing in 1, and the constant of proportionality will be called mutual inductance. Mutual inductance of this arrangement is mu naught A square by 2R. ओके ऐसे हम किसी भी अरेंजमेंट के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. अंदर वाले में करंट पास करके बाहर वाले का फ्लक्स अगर निकाले समहाउ देन आल्सो इट विल बी द सेम थिंग, बट वो कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें ऐसा फॉर्मूला नहीं पता है सर्कुलर लूप के अंदर या बाहर किसी पॉइंट पे फ्लो. दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप. ठीक है, सो ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस. सर्किट में कैसे यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, विल सी सम एग्जांपल. बिफोर दैट अभी हमने सेल्फ इंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन देखा था. इफ अ सर्किट हैज टू और मोर इंडक्टर्स, बट इन दैट वी कंप्लीटली इग्नोर्ड कि एक का फ्लक्स दूसरे से भी पास हो सकता है. If two coils are side by side in series, तो एक में अगर करंट चेंज करेंगे तो वो दूसरे के अंदर भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड पास कर सकता है if they are close enough. सो सेल्फ के साथ साथ उनके म्यूचुअल इंडक्टेंसेस भी ऐड हो जाएंगे. दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस. When we did the series or parallel combination of inductors, we ignored that वो आपस में भी एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं या करेंगे because of their mutual induction. We calculated only for self inductance. So अभी suppose अगर ये coil पास में है, they are close to each other. पहले में करंट पास करने पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले coil से भी जाती है. There will be a mutual inductance as well. तो हम करेंगे केवल सीरीज के लिए. इन सीरीज व्हेन both the coils have current in same direction. Two coils connected in series, and they are connected in such a way that their current in same direction. ऐसा हो सकता है कि सीरीज में और करंट डिफरेंट हो, दैट इज नॉट पॉसिबल. अगर सीरीज में है तो करंट तो सेम ही होगी, डायरेक्शन चेंज हो सकती है. हाउ डायरेक्शन कैन चेंज? दिस इज फर्स्ट लूप, फर्स्ट इंडक्टर. Second inductor is also connected in the same, and they are in series, but they are close enough. अगर पहले इंडक्टर में करंट आई है, then for sure दूसरे इंडक्टर में भी करंट आई ही होगी because it is in series. बट हमने इसको ऐसे कनेक्ट किया कि अगर पहले वाले लूप में करंट क्लॉकवाइज दिख रही है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, द अदर लूप आल्सो इट इज क्लॉकवाइज ओनली. If the direction of current is clockwise in the first loop, left side से देखने पे same direction है in the second coil also. Means अगर पहले वाले करंट में, पहले वाले लूप में क्लॉकवाइज करंट इंक्रीज होगी, तो दूसरे लूप में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करंट इंक्रीज होगी. अगर करंट इंक्रीज हो रही है तो इसका एक तो सेल्फ इंडक्टेंस होगा जो अपोज कर रहा होगा. अपोज मतलब इफ करंट इज इंक्रीजिंग, उस करंट को कम करने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ प्रोवाइड्स बैटरी करंट. बाहर से करंट अंदर आ रही है, उसको अपोज करने के लिए इंड्यूस ईएमएफ विल प्रोवाइड इन अपोजिट डायरेक्शन. दिस इज सेल्फ इंडक्शन. ये क्लॉकवाइज करंट है और वो भी इंक्रीज हो रही है, अंदर की तरफ जा रही है. अगर करंट इंक्रीज हो रही है तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इंड्यूस ईएमएफ विल ट्राई टू डिक्रीज इट. लेंज लॉ क्या है? स्टेटमेंट ऑफ लेंज लॉ याद है?
The direction of induced EMF or current is always to oppose the cause which produces it. यहाँ पे EMF क्यों इंड्यूस हो रहा है? क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है. फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि करंट चेंज हो रही है. करंट कैसे चेंज हो रही है? इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ. अंदर की तरफ करंट बढ़ती जा रही है. उसको कम करने के लिए इंड्यूस EMF करंट अपोजिट डायरेक्शन में पास करेगा. इसकी बैटरी का पॉजिटिव लेफ्ट में होगा, तो इसकी करंट एक्सटर्नल करंट को कम करेगा. Now because of this second coil में भी clockwise current और वो भी increase हो रही है. इसको भी कम करने के लिए there will be a mutual inductance also in the same polarity. Now each coil will have two different EMF. एक अपने खुद के अंदर करंट के चेंज होने से और दूसरा नेबरिंग कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से. Each coil will have two different type of EMF. One is because of its own current, another is because of the neighboring coil current. और ऐसे ही तो ये E1 हो गया इन दोनों का summation. Similarly यहाँ पर भी because it is also clockwise and it is also increasing. Here also there will be two different inductors. One because of its own current, another is because of neighboring current, and both are increasing with time only. तो दोनों ही दोनों अपोज करेंगे.
Right. So when there is a series combination of two inductors, अपनी करंट चेंज हो रही है क्लॉकवाइज इंक्रीज, उसके लिए उसको अपोज करेगा, दूसरे वाले करंट भी क्लॉकवाइज इंक्रीज हो रही है, उसको अपोज करने के लिए भी अपोजिट डायरेक्शन में करंट. सो ये जो पहले वाले में इंडक्टेंस ईएमएफ इंड्यूस हुआ ड्यू टू इट्स ओन करंट L1 di by dt ड्यू टू द म्यूचुअल नेबरिंग कॉइल M di by dt. बोथ इंक्रीजिंग, खुद की करंट भी क्लॉकवाइज इंक्रीज हो रही है और साथ वाले की भी करंट क्लॉकवाइज इंक्रीज हो रही है. सो इट इज माइनस L1 plus M di by dt. Similarly, in the second one, also it will be minus L2 plus M di by dt. Dhruv? Yes, sir. Combination is E1 plus E2. Overall दोनों को मिला के if we assume that equivalent is L equivalent minus L equivalent di by dt, at the two it will be L1 plus L2 plus 2M times di by dt. Di by dt, di by dt gone, minus minus gone. L equivalent is L1 plus L2 plus 2M. सीरीज में अगर दोनों है और सेम डायरेक्शन ऑफ करंट है, then it will be L1 plus L2 plus 2M. Second possibility is that they are connected in series, but they are connected in such a way that series, but when both the coils have current in opposite direction. That is the second case of combination of self and mutual inductance. When both the coils have current in opposite direction. When both the coils have opposite direction, so opposite कैसे हो सकते हैं? Obviously not in this type of circuit it is possible to have opposite current. Opposite direction मतलब पहले में clockwise है और दूसरे में anti-clockwise. Since they are connected in series, so obviously current is same. The direction of current is changed. पहले में clockwise, दूसरे में anti-clockwise. कैसे हो सकता है ये practically? हाँ? Okay, so this is like the first coil. फिर क्या करें विदित? हाँ, so अब इसको हम सीधे करके घुमा के दूसरी तरफ से करंट पास करते हैं. Then these two are in the same coil, same path, but they do not have current in same direction. इधर से करंट आई, अगर ये पहले वाले लूप में क्लॉकवाइज करंट है, in the first loop it is clockwise and increasing, then in the second loop it will be anti-clockwise and increasing because में दूसरी तरफ से enter कर रही है. The current is same, magnitude wise it is same, but the direction of current is changed. If it is a clockwise increasing current in its own coil, it will be anti-clockwise and increasing current in the second coil. Yes. फिर बेटा वो एक्सेस पे नहीं हुए ना, एक दूसरे के फ्लक्स दूसरे से पास नहीं होंगे, समझ गए? म्यूचुअल इंडक्शन नहीं हो पाएगा फिर. So it has to be in the same axis so that पहले की मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे के एक्सेस से दूसरे के लूप से पास.
Vidit has designed another thing, but वो these two have to be coaxial. पहले की मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे से पास होनी चाहिए. Only then there will be mutual induction as well. पहले वाले में सेल्फ इंडक्टेंस अपने खुद की वजह से क्लॉकवाइज करंट को अपोज कर रहा है और म्यूचुअल इंडक्टेंस में एंटी क्लॉकवाइज करंट को इंक्रीज करने से रोक रहा है. मींस अभी ये दोनों ईएमएफ भी अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होंगे. सेल्फ और म्यूचुअल वाले दे आर आल्सो नाउ इन अपोजिट डायरेक्शन. एक क्लॉकवाइज करंट को इंक्रीज होने से रोक रहा है और म्यूचुअल इंडक्टेंस एंटी क्लॉकवाइज करंट को इंक्रीज होने से अपोज कर रहा है. So their EMF will also be in opposite direction. Likewise, in the second one, because of its own current L2 di by dt, because of the opposite loop 1 current, it is M di by dt. So these two EMF will oppose self and mutual. Total equivalent EMF induced is E1 plus E2. That will become L1 plus L2 minus 2m times di by dt. L equivalent is L1 plus L2 minus 2m. The EMF is induced in opposite direction because of self and because of mutual induction. Right? Okay. ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन म्यूचुअल इंडक्शन. अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जहां पर हमें इनको यूज करना होता है. पैरेलल में भी होते हैं बट वो पैरेलल वाले थोड़े खतरनाक हैं, सो नॉट रिक्वायर्ड फॉर नाउ. इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो पैरेलल में भी सेल्फ और म्यूचुअल का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं बट अभी नहीं करेंगे. दैट्स नॉट रिक्वायर्ड एटलीस्ट फॉर नाउ इन बोर्ड्स. नॉट रिक्वायर्ड. क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग इंडक्टर. सर्किट में अगर इंडक्टर है और इंडक्टर के साथ साथ कुछ बैटरी है लाइक LR circuit and inductance behavior in the इंडक्टेंस का बिहेवियर क्या होता है. व्हाट इज द रोल ऑफ इंडक्टर. अपोज करना जब करंट चेंज हो रही हो केवल तब. व्हेन करंट इज कांस्टेंट इन एस्टैब्लिश्ड कांस्टेंट then inductor is like a short circuited wire because di by dt will become 0. राइट. सो ये तो खैर एक फॉर्मूला था जिसको कि हमें कहीं किसी भी न्यूमेरिकल में यूज मोस्टली नहीं करना है. These last two formulas न्यूमेरिकल वाइज नहीं, सिर्फ ये कंसेप्चुअली थे. क्वेश्चन पे न्यूमेरिकल में नहीं आते. नाउ so how will we use inductor in a circuit. Inductor in a circuit, how will we solve any inductor in a circuit. This is not a theoretical concept, this is a numerical method. In any circuit बहुत सारे रेजिस्टर है, बहुत सारी बैटरीज है और एक कहीं बीच में इंडक्टर आ गया. अब उस इंडक्टर का क्या रोल है सर्किट में, हाउ डज इट एक्ट. इट विल डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ करंट. करंट इज इंक्रीजिंग विद टाइम और करंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम. सो ऐसे किसी सर्किट का एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं. लेट्स से this is some part of the circuit. 5 ohmic resistor है. This is a battery of 6 volt, 2 Henry, 1 ohm, 3 ohm. This is some part of the circuit. और इसमें करंट इंटर हो रही है. करंट I is 1 ampere, I1 is 1 ampere, I2 is 2 ampere. Current I1 is changing with time. di1 by dt is plus 2 ampere per second. Current I2 is constant. ये कुछ सर्किट में ऐसे पार्ट ऑफ द सर्किट इज गिवन. डिफरेंट कंपोनेंट्स. अब रेजिस्टर तो हमें पता है. व्हाट डज रेजिस्टर डू. इसके क्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा. दैट विल बी I into R. Similarly, there is a battery. In this second battery, so this point is P, Q, and R.
Calculate VP minus VQ. Suppose that's the question. Potential difference निकालना है P और Q के बीच में with the help of this given information. अब इंडक्टर का रोल क्या है? What does inductor do? This is a pure inductor. Pure inductor मतलब इसका कोई resistance नहीं है. Pure inductor means no resistance. It is only having inductance. Inductance opposes the rate of change of current or opposes the change in current. Current I1 is positive. The I1 by dt is positive means current is increasing with time. Increasing current को oppose करेगा और अपोज करने का मतलब जिधर एक्सटर्नल करंट आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसकी करंट होनी चाहिए एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ बाय व्हिच इट अपोजेस इज L di by dt. L कितना है 2, di by dt is 2, so that become 4 volt. So we can assume there is a battery and we will replace that EMF by a battery of 4 volt और उसके टर्मिनल्स को हम डिसाइड करेंगे by the current either it is increasing or it is decreasing. करंट अगर डिक्रीज हो रही होती तो इसका पॉजिटिव राइट साइड में होता because then it has to support the external current, support the external current. अभी करंट इंक्रीज हो रही है उसको अपोज करने के लिए इंड्यूस ईएमएफ विल प्रोवाइड करंट इन अपोजिट डायरेक्शन. इधर से 1 एम्पियर करंट नीचे से 2 एम्पियर करंट दोनों मिलके हो गई 3 एम्पियर करंट गोस टू पॉइंट Q. तो पहले हम उस सर्किट में इंडक्टर का रोल क्या है, इंडक्टर की बैटरी कितने पोटेंशियल की है, उसकी पोलैरिटी किस तरह है वो डिसाइड करेंगे एंड देन वी अप्लाई द नॉर्मल किरचॉफ्स लॉ. इसमें इसका कोई रोल नहीं है, हम तो करंट से देख रहे हैं ना. इंडक्टेंस डिपेंड्स, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता. It depends upon the rate of change of current that is going into the inductor. कि आगे पीछे कितनी भी बड़ी बैटरी हो फर्क नहीं पड़ेगा. इंडक्टर के अंदर जो करंट जा रही है अगर वो इंक्रीज हो रही है उसको अपोज करने के लिए अपोजिट करंट, अगर ये डिक्रीज हो रही होती है तो उसी को सपोर्ट करने के लिए इंक्रीज करने के लिए सेम डायरेक्शन में करंट. राइट. इंडक्टर बिहेव एज अ बैटरी और इंड्यूस ईएमएफ. अब P से Q की तरफ हम जाएंगे एंड वी अप्लाई दैट किरचॉफ्स लॉ. करंट की डायरेक्शन में हमने कन्वेंशन लिया था विल टेक पॉजिटिव. सो पहले वाले 5 वोल्ट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव IR. बैटरी को जब प्लस से माइनस क्रॉस करते हैं तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव लेते हैं. बैटरी को प्लस से माइनस क्रॉस करते हैं उसका पोटेंशियल पॉजिटिव लेते हैं व्हिच इज 4 वोल्ट हियर. और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज पॉजिटिव. सो VP minus VQ is नहीं समझ. Start from P, move towards Q. करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो हम पॉजिटिव लेते थे पोटेंशियल डिफरेंस. नेगेटिव लेते हैं. राइट. क्योंकि जो साइन कन्वेंशन हमने यूज किया था वी डू इनिशियल माइनस फाइनल. इनिशियल इज ऑलवेज एट हायर पोटेंशियल. करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. इसलिए इनिशियल पॉइंट है P, फाइनल पॉइंट है Q. हम कैलकुलेट कर रहे हैं VP माइनस VQ. करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया था तो I into R पॉजिटिव. प्लस से माइनस जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे. इसमें सारे के सारे पॉजिटिव आ गए. 10, 15 एंड 24. 24 volt is the potential difference across this part of the circuit. Right. इस इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है 4 वोल्ट और वो तब तक ही मेंटेन रहेगा जब तक ये करंट चेंज हो रहा है. करंट बिकम कांस्टेंट then inductor will be completely ignored because inductor के across potential difference will become exactly 0. Right. तो ये हो गया इंडक्टर के क्वेश्चंस. अभी एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम. We did we did capacitor and resistor RC circuit. Similarly, there is another concept. अगर हम किसी इंडक्टर सर्किट में, इंडक्टर सर्किट मतलब having L and having R. ये समझ आ गया? Okay, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे.
ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हुआ है एलआर, लेकिन ये एलआर का किसी मोमेंट पर, किसी इंस्टेंट पर डायग्राम, क्योंकि हमने करंट को कांस्टेंट मेंटेन रखा है समहाउ। ये एल और आर, ये थोड़ा एक्सटर्नल बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं इसमें। नेक्स्ट इज व्हेन देयर इज अ चोक कॉइल और एनी इंडक्टर विद रेजिस्टर, और हम उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं अक्रॉस अ डीसी वोल्टेज और कांस्टेंट वोल्टेज बैटरी। कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं है, ये सारे थोड़े से So now this is LR circuits, इंडक्टर और रेजिस्टर दोनों किसी सर्किट में सीरीज में हो। L and R connected across a battery and a key. T is equal to 0 पे हमने सर्किट में स्विच को क्लोज किया, बैटरी क्लोज की। Now current starts growing in the circuit, current starts increasing into the circuit, लेकिन जो इंड्यूस ईएमएफ होगा बैटरी के ईएमएफ के क्रॉस इस इंडक्टर में, वो उस करंट को अपोज करेगा, ग्रो करने से रोकेगा। इसलिए देयर विल बी वेरी स्लो ग्रोथ। इट विल टेक सम टाइम फॉर करंट टू कम और एस्टैब्लिश इनटू द सर्किट। अगेन अगर इसमें केवल इंडक्टर है और बैटरी लगा, फिर क्या हुआ? देयर इज ओनली बैटरी एंड नो रेजिस्टर। दोनों का पोटेंशियल हमेशा इक्वल रहेगा एंड देयर विल नॉट बी एनी करंट। जितना पोटेंशियल उतना इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा अपोजिट। एज द करंट ट्राई टू इंक्रीज, वो अपोज करेगा, दोनों कैंसिल आउट, नो करंट। समझ गए? रेजिस्टेंस से क्या फर्क पड़ गया? उसने करंट को धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, इनिशियली वो जीरो है। एट टाइम t is equal to 0 there is maximum growth of current, di by dt मैक्सिमम है, इसलिए EMF इंड्यूस मैक्सिमम है और वो इसको कैंसिल आउट कर देगा। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच सर्किट में करंट नहीं आएगा, इट विल टेक सम टाइम फॉर करंट टू अपीयर। तो अगर ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में इतना ही क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द करंट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच? आंसर इज 0। व्हाई 0? बिकॉज वो क्लोज करने के पहले भी 0 था, और इंडक्टर होता है इनर्शिया के जैसा, it maintains the same state of current just after closing the switch। यहाँ पे पोटेंशियल है, लेकिन इंडक्टर के अक्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल इंड्यूस हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, जितना कि बैटरी में है। they both will cancel out instant at that particular instant of time, EMF induced will be 0, current will be 0, EMF induced will be equal to external battery EMF। जितना बाहर का पोटेंशियल है उतना ही इसने पोटेंशियल प्रोड्यूस किया। सो करंट 0 है, बट करंट इंक्रीज हो रही है। द करंट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। इनिशियली द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट इज मैक्सिमम, di by dt इज मैक्सिमम, तो वो सर्किट को, करंट को 0 कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि वो इतना अपोजिट हो, दिस मैग्नेट इज सो हाई कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, हो सकता है। एक्सटर्नल बैटरी से अगर ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाए अपोजिट में, तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट भी हो सकती है, नहीं? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कभी देखा फैन उल्टे चल रहे, फैन अपोजिट, नहीं? फैन उल्टी करके दिखाओ, वायर उल्टी करो। डीसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तो अलग है। इसका अगर घुमा दोगे, इफ यू रोटेट दिस, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, बट अगर इसके अंदर आप इंडक्टर लगा दोगे बहुत सारा चोक कॉइल, तो फैन अपोजिट भी घूमने लग सकता है, नहीं? वो कभी जनरेटर स्टार्ट करते हुए देखा है?
बैक मारता है, उल्टा स्टार्ट हो जाता है, उल्टा स्टार्ट भी हो जाता है। जनरेटर में ऐसे हैंडल लगा के घुमाते हैं, नहीं कोई बात। यस सर। तो उन सबका जो रीजन है वो यही है, उसके अंदर इंडक्टर जो होता है वो अपोजिट ईएमएफ बैक ईएमएफ इतना हाई हो जाता है कि वो खुद अपनी करंट स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर के लिए होगा, बट एक बार एस्टैब्लिश हो जाएगी तो बनती रहती है करंट, एनर्जी तो ही इसी करंट तो चेंज हो रही है तो इंडक्टर भी चेंज होता रहेगा ईएमएफ, इट विल कंटिन्यू फॉर, डीसी नहीं है ना, एसी। एक बार स्टार्ट हो गया तो वो अपनी डायरेक्शन में ईएमएफ अपोजिट। उसका रीजन ये बिकॉज बैक ईएमएफ हैज एक्सीडेड द अप्लाइड ईएमएफ, देन इट इज पॉसिबल टू हैव अपोजिट डायरेक्शन करंट, बट यूजुअली आराम से अगर स्विच क्लोज करोगे तो ये इसको कैंसिल आउट करेगा। इनिशियली देयर इज नो करंट, टाइम के साथ धीरे धीरे करंट आती जाएगी सर्किट में, और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम व्हेन करंट बिकम कांस्टेंट देयर विल बी अ कांस्टेंट करंट। समझ गए? जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ इंडक्टर, लाइक अ ओपन सर्किट। जस्ट क्लोज करने के बाद भी इंडक्टर में कोई करंट नहीं आएगा इस सर्किट में अगर इंडक्टर लगा हुआ है, क्योंकि इंडक्टर का काम ही है एक्सटर्नल करंट को आने से रोकना, एनी फ्लक्चुएशन उसको आने से रोकना, उसका काम होता है exactly similar to inertia, hence it is called as inertia of electricity. Just before closing the switch it was zero, just after closing the switch it will be zero. So inductor ka behavior at time t is equal to zero is like a open circuit. Inductor behave as open circuit just after closing the switch. जिन जिन ब्रांच में इंडक्टर लगे हुए वहां पर सर्किट को स्विच को क्लोज करने के तुरंत बाद करंट नहीं आएगी, इट विल टेक टाइम फॉर करंट टू ग्रो। कैपेसिटर में उल्टा था, कैपेसिटर का काम ही होता है सर्किट में करंट को पास करना, चार्ज को एब्जॉर्ब करना, तो वो बिल्कुल रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है। t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर एक्ट्स लाइक अ वायर एंड देयर इज अ मैक्सिमम करंट। कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाता है ओनली देन इट ब्लॉक्स, only then it blocks. T is equal to 0 पे capacitor allows the current to pass, T is equal to infinity capacitor blocks the current. अब at time t अगर हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है, अगेन अप्लाई दैट किरचॉफ्स लॉ, माइनस से प्लस आ रहे हैं सो माइनस, प्लस से माइनस आएंगे तो पॉजिटिव, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं रेजिस्टर में तो पॉजिटिव, एंड दिस विल बी 0। कैपेसिटर हो सकता है बिल्कुल, इसमें हो सकता है कैपेसिटर, इस सर्किट में, एसी सर्किट में कैपेसिटर हो ही सकता है बिल्कुल, डीसी में नहीं हो सकता। डीसी में जैसे लगाओगे वैसे ब्लॉक कर देगा, डीसी कैपेसिटर होता है, हम पढ़ेंगे इन दिस नेक्स्ट कमिंग चैप्टर। ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू वी माइनस आई आर। ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला है एल डी आई बाई डी टी, माइनस साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी पोलरिटी अपोजिट कर रखी है बाय यूजिंग द लेंज लॉ, सो वी डोंट हैव टू पुट द माइनस साइन अगेन। ये कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स हैं। In the LR circuit, when there is an inductor and resistor, current grows exponentially. धीरे धीरे current grow करती है. Initially 0, it takes time for current to grow in this circuit. Di upon V minus IR is equal to 1 by L times dt. This is the differential equation. Integrate on both the sides. Integration of di divided by v minus ir is equal to 1 by L integration of dt. This is 0 to t, initially current 0 and final current is out.
LR circuit, inductor with resistor, current increases exponentially. लिमिट 0 पे 0, t टाइम के बाद करंट आई। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है ln x, 1 अपॉन v माइनस IR का इंटीग्रेशन ln ऑफ v माइनस IR और कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, सो माइनस 1 बाई r से डिवाइड, लिमिट फ्रॉम 0 टू I। लेफ्ट साइड में इट इज 1 बाई L और dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट फ्रॉम 0 टू t। जिनके पास मैथ्स नहीं है डोंट वरी, फाइनली आप इसको रिजल्ट याद कर सकते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln v माइनस IR माइनस ln v इज इक्वल टू, ये इधर का माइनस आ जाएगा ऊपर, माइनस RT बाई L, ln v माइनस IR अपॉन v इज इक्वल टू माइनस ऑफ RT बाई L। ln को हटाएंगे तो e रेज़ टू पावर में आ जाएगा एंड वी गेट करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन दिस LR सर्किट। एक है इंडक्टर और रेजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन किसी एक्सटर्नल बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करने पे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये ऊपर जो R बाई L है, नीचे आ जाएगा पावर में L बाई R। L बाई R को हम कुछ लिखते हैं दैट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। जैसे कैपेसिटर सर्किट में RC था, टाउ इज इक्वल टू L बाई R इज टाइम कांस्टेंट। I becomes V by R. V by R is the maximum current, which is I naught into 1 minus e to the power minus t by tau. This is the current formula for LR circuit as a function of time. ये कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है जो कैपेसिटर के लिए थी। कैपेसिटर में हम चार्ज कैलकुलेट करते थे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। Q is equal to Q naught 1 minus e raised to power minus t by tau। इस फॉर्मूले में I naught क्या है, मैक्सिमम करंट, टाउ क्या है, I naught is V by R which is the maximum current और steady state current। जब इस सर्किट में करंट कांस्टेंट हो जाएगी, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल जीरो हो जाएगा बिकॉज di by dt will be zero is maximum current और steady state current। सो किसी भी LR सर्किट में करंट धीरे धीरे ग्रो होती है एंड it take almost infinitely long time for current to become constant। I versus t start with 0 और infinity के बाद ये I naught। ये स्कूल में नहीं पढ़ा होगा आपने, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ NCERT, बट ये कुछ RC सर्किट के जैसा ही है। इफ इन अ सर्किट देयर इज इंडक्टर एंड रेजिस्टर सीरीज में और हम उस सर्किट को किसी बैटरी के क्रॉस कनेक्ट करते हैं, देन इट विल बी इंक्रीजिंग विद टाइम एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका प्रिंसिपल EMI तो है कि इंडक्टर लग रहा है, बट LR सर्किट है तो इसमें हमेशा जैसे जैसे करंट की रेट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये अपोज करेगा। इनिशियली करंट की रेट मैक्सिमम थी, इसलिए इनिशियली देयर इज नो करंट, इट completely cancels out the external voltage। ऊपर ये वही जो ऊपर लिखा है उसी को बस और नीचे कर दिया है। R को नीचे लेके जाओगे तो ये बन जाएगा L बाई R। ये टाइम है तो नीचे वाला भी टाइम ही होना चाहिए बिकॉज पावर इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, इसलिए L बाई R को हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं LR सर्किट। टाइम कांस्टेंट इज द टाइम इन विच
current becomes 63% of its maximum value after a time of t is equal to tau. सर्किट में करंट बन जाएगी I is equal to I naught 1 minus 1 by E. E is 2.71, so it is approximately 0.63%. 63% of its maximum value, that is the definition of time constant. So what is time constant of a circuit? Time constant is the time in which current in the circuit increases to 63% of its final steady state value. Steady state में इंडक्टर काम कैसा करेगा? It will be behaving like a wire. T is equal to 0 पे it is like a open circuit. T is equal to infinity, it behaves like a short circuit wire. Why short circuit wire? क्योंकि di by dt हो गया 0, EMF हो गया 0. So T is equal to 0 पे सर्किट का बिहेवियर ऐसा होता है. And after a very long time, इंडक्टर हटा के उसके वायर लगा देंगे. So if you have to find the current after a very long time in steady state, इंडक्टर को हटा के उसकी जगह पे हम एक वायर लगा देंगे. Current in this circuit becomes V by R. सना ये समझ आ रहा है? Yes, sir. This maths थोड़ी complicated हो सकती है, कोई बात नहीं. अगर आपने इंटेंशन नहीं पढ़ा है, just फिर से बताता हूँ. ये जो अभी बताया, जैसे सर्किट में स्विच को क्लोज करते हैं तुरंत कोई करंट नहीं आती, तो जितना बाहर से बैटरी लगाए उतना इसका पोटेंशियल, दोनों अपोजिट कैंसिल आउट. जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच करंट इज 0, मतलब वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है. आफ्टर लॉन्ग टाइम व्हेन करंट बिकम कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट तो di by dt is 0 पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इट्स लाइक अ वायर. अगर सीधे हमें पता करना है इनफाइनाइट टाइम में कितनी करंट होगी, तो करंट कितनी आई? डायरेक्ट V by R. दैट वाज द फाइनल करंट V by R. सिर्फ हमें इन्फिनिटी यानी स्टेडी स्टेट पे और जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच बताना हो, तो ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं. दिस कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द करंट और पोटेंशियल और एनर्जी एट एनी टाइम t इन बिटवीन. करेक्ट. अब ये जो इंडक्टर है, किसका एनर्जी का सोर्स भी था, इसके अंदर पोटेंशियल भी है, इसके अंदर एनर्जी भी आ गई. अब इस सर्किट से बैटरी हटा देते हैं. एक बार इंडक्टर को कंप्लीटली चार्ज करके मतलब उसके अंदर जब करंट की अपनी मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है, इट इज I नॉट, देन वी रिमूव दिस बैटरी. सेकेंड इज कॉल्ड डिके ऑफ करंट. Any example of LR circuit? Practical example of LR circuit? Fan, AC, choke coil, tube light, सभी में होता है. Inductor is everywhere. जहाँ पर भी close winding है, मोटर, DC मोटर मतलब वो पानी वाली मोटर, they all are example of LR circuit. नेक्स्ट इज डिके ऑफ करंट. पहले हमने ग्रोथ देखा. सो अगर हमने किसी बैटरी से चोक कॉइल के अंदर करंट स्टैब्लिश करनी है, करंट इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली. एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है. इतना सरप्राइज क्यों है? अभी क्या है, दिस इंडक्टर हैज ऑलरेडी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जितनी आनी थी वो आ चुकी है. दिस इंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर. देयर इज नो बैटरी. अब इसी करंट के सहारे इस सर्किट में विद दिस इंडक्टर के क्रॉस कुछ पोटेंशियल है. दैट पोटेंशियल विल ड्राइव द करंट, और धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, उसका पोटेंशियल कम होता जाएगा. करंट जो कभी मैक्सिमम थी वो कुछ टाइम के बाद 0 हो जाएगी. This is called decay of current. At time t is equal to 0, current in this circuit is maximum.
तभी तो पता पड़ेगा स्टेट क्या है। जब पहले फुली चार्ज हो गया, हमने बैटरी हटा दी, वो अब इस सर्किट के लिए टाइम t इज इक्वल टू 0, पहले क्लोज थी, मैक्सिमम करंट पे आया, अब बैटरी हटा दी, की ओपन कर दी और फिर से करंट कर दी। नाउ दैट्स अ सर्किट। एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं ना। फुल करंट रीच करने के बाद हमने इंडक्टर निकाल लिया, उसके अंदर एनर्जी स्टोर है, जैसे कैपेसिटर के अंदर होती है। व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज, कैपेसिटर को निकाल सकते हैं, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर है, चार्ज स्टोर है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर है, करंट इज देयर। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, जैसे कैपेसिटर काम करता है। ये फुली चार्ज हो गया, इसका मतलब इसके साथ इसकी मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड हो गई है, जो कि इसके अंदर रहेगी, तो इसके अंदर पोटेंशियल भी है। नाउ दिस इंडक्टर एक्ट्स लाइक अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी नहीं है तो क्या हुआ, इसके टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, बट अब वो किस डायरेक्शन में प्रोवाइड करेगा, अब ये डिसाइड होगा इससे ईएमएफ करंट की स्टेट से। तो क्योंकि करंट ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक आ चुका है, करंट हैज ऑलरेडी गॉन टू द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इन सर्किट, अब ये डिक्रीज हो रहा है, नाउ इट विल बी डिक्रीजिंग विद टाइम। और जब ये सर्किट में करंट डिक्रीज हो रही होगी, तो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस्ड will supply its own current, because now current is t is equal to 0 पे current अपनी maximum value पर है, and now at time t current is decreasing। अब वो करंट को सपोर्ट करेगा, करंट डिक्रीज हो रही है, इंड्यूस ईएमएफ का काम होता है एक्सटर्नल करंट को सपोर्ट करना या अपोज करना, जो भी प्रॉब्लम हो। अगर करंट इंक्रीज हो रही है तो अपोज करेगा, अगर करंट डिक्रीज हो रही है तो सपोर्ट करेगा, बाय प्रोवाइडिंग करंट इन सेम डायरेक्शन। समझ आ रहा है? बैटरी का टर्मिनल डिसाइड करने के लिए हम लेंज लॉ यूज करते हैं, दैट इज बेटर, क्योंकि ये करंट ऑलरेडी मैक्सिमम करंट पे थी, अभी बाहर से बैटरी खत्म हो गई, तो ये करंट अपनी ही जो एनर्जी है वो धीरे धीरे लूज कर रही है, बिकॉज ऑफ दैट करंट इज डिक्रीजिंग। इफ करंट डिक्रीजेस देन ईएमएफ इंड्यूस्ड विल प्रोवाइड करंट इन द सेम डायरेक्शन। राइट, किरचॉफ लॉ अगेन, कोई बैटरी तो है नहीं इसमें, एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर इज इक्वल टू 0 माइनस, अब ये माइनस है प्लस की तरफ जा रहे हैं, इज इक्वल टू 0। अप्लाई द किरचॉफ लॉ। डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल। अभी जो ईएमएफ इंड्यूस है यहाँ पर, ये मॉड ऑफ डी एल बाई डी टी होना चाहिए, मतलब इट इज मैग्नीट्यूड वाइज। इफ इट इज मैग्नीट्यूड वाइज, डी आई बाई डी इज माइनस आर बाई एल di by I is equal to minus R by L times dt. Initially it is I naught, finally it is I. Initially current थी I naught, t is equal to 0 पे, जो कि पहले किसी सर्किट में करंट होने की वजह से थी। ln I 1 by I का इंटीग्रेशन ln I by I naught, ln I minus I naught is ln I by I naught is equal to minus RT by L। ln हटाएंगे e टू दी पावर में आ जाएगा, और RT by L I is equal to I naught e to the power minus t divided by L by R, and L by R is tau। बट ये एक्चुअली डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये अभी तो ऐसे आएगा, दिस इज मॉड डी आई बाई डी। जब कोई क्वांटिटी डिक्रीज हो रही हो तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। समझ गए?
ये मैं जान के स्किप कर दिया था, अच्छा आपने पूछ लिया। ये माइनस ये क्या है, एल डी आई बाई डी टी, क्या आप ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। जब कोई क्वांटिटी पॉजिटिव होती है तो मॉड एक्स इज एक्स, व्हेन क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग मॉड एक्स इज माइनस एक्स। तो जब इसको हम यहाँ पे मॉड ओपन करेंगे, सिंस करंट इज डिक्रीजिंग सो इसका डी आई बाई डी टी निगेटिव होना चाहिए, this will become minus RT by L. And then further solve. I is equal to I naught e to the power minus t by tau. I is equal to I naught. Huh? I is equal to I naught e raised to the power minus t by tau. That is the current. So जब current decay होगी किसी LR circuit में, then also it will be decaying exponentially. T is equal to 0 per maximum and that is decaying exponentially. At time t is equal to tau, it becomes, again you can see that this result is also like discharging of capacity. Charging of capacitor, current exponentially increases. Growth of current is like charging of capacitor, decay of current is like discharging of capacitor. Tesla coil? Yes. Inductor? Tesla coil कहाँ से करो? Tesla coil is not a standard coil. It is specifically देखो गूगल पे क्या है? राइट, हाई फ्रीक्वेंसी एसी पास करने के लिए प्रोड्यूस करने, ओके कम ऑन, वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। जैसे इंडक्शन कॉइल बोलते हैं, कई सारी इंडक्शन कॉइल होती है जब हमें बहुत हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करना हो मोमेंटली थोड़े टाइम के लिए, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन कॉइल, जनरल नेम फॉर इट। इंडक्शन कॉइल जैसे हम यूज करते हैं जब भी हमें सर्किट में हाई पोटेंशियल कहीं पर क्रिएट करना हो, राइट, ओके। तो ये दो छोटे छोटे एग्जांपल्स थे, एग्जांपल इन द सेंस कि जब हमने इंडक्टर को बैटरी से लगाया विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टर, करंट को आने में टाइम लगेगा, अगर वो करंट ग्रो हो रही है, अगर वो करंट पहले से है तो उसको डिके होने में टाइम लगेगा, एग्जैक्टली सिमिलर टू चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आरसी सर्किट। और इसमें एक टाइम के बाद इट बिकम 0.37%, 37% of in one time constant current decreases to 37% of its initial value. I naught by E हो जाएगा at time t is equal to tau, exactly one time constant के बाद सर्किट में करंट इनिशियल करंट की 1 by E हो जाती है, which is 37% approximately. Now this chapter is completed. Transformer and AC generators we will discuss in next chapter. ठीक है, so induction मतलब current induce करना, EMF induce करना by any method of either changing field with time or area with time or angle with time. Angle with time में जो तीसरा केस था, किसी coil को रख के magnetic field में घुमाते हैं, rotate करते हैं, then there is a EMF generated which is called AC, alternating voltage. हाफ ईयरली एग्जाम है, सिलेबस फर्स्ट टर्म का जो भी, वेरी गुड। एक ही चैप्टर बचा है एसी,
और वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10 से नेक्स्ट। आपको EM वेव्स AP सर ने पढ़ा दिया है, पढ़ा रहे हैं शायद वो। यस ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज अल्टरनेटिंग करंट। ये दो टॉपिक थोड़े एक्स्ट्रा थे कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से। और अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो तीसरा मेथड था ऑफ चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रख के घुमाना स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू रोटेट कॉइल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर के फ्लक्स पीरियोडिकली चेंज होता है। इट इंड्यूसेस अ पीरियोडिक EMF, दैट पीरियोडिक EMF इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, alternating EMF or alternating। So there are two type of current, alternating जो कि alternating EMF या alternating voltage से produce होगी। Alternating का मतलब the one which is changing its direction, the current which changes the direction periodically is called alternating current, जो अपनी current को periodically change करती है। Right, it can be sinusoidal, it क्या बेटा, सब कुछ ऐसे घर में। DC का काम क्या है भी करेंगे हम डिस्कस। जो काम AC कर सकता है वो DC नहीं कर सकती, जो DC कर सकता है वो AC नहीं कर सकती। जहां पर थोड़ी सी करंट चाहिए और एक डायरेक्शन करंट चाहिए, दैट इज डायरेक्ट करंट DC। जैसे सपोज एग्जांपल, जब बड़ा पंखा ऐसे चल रहा है, छोटा पंखा क्यों चलाना है DC से? वो तो पोर्टेबल है, कहीं रास्ते में लगाना है तो डोमेन यूज नहीं। जैसे एग्जांपल फोन, फोन के अंदर जो बैटरी है वो DC बैटरी, पावर बैंक तो बैटरी एक तरह से चार्ज है। बैटरी है इसके अंदर जिसको हम चार्ज करते हैं। एक्यूमुलेटर मतलब वो बैटरी और कैपेसिटर कॉम्बिनेशन है। तो DC करंट जब हमें एक सिंगल डायरेक्शन, जैसे सपोज हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या बैटरी में कुछ केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, तो बैटरी को डायरेक्ट AC से चार्ज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि AC अपनी डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पहले चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, जो रिएक्शन हो रही है वो तुरंत ही वापस रिवर्सिबल भी हो जाएगी। उसका स्टेट ग्राफ होता है, इसलिए हम बैटरी को सीधे चार्ज नहीं कर सकते, बीच में एक इन्वर्टर लगाना पड़ता है। आ रहे हैं सारी चीजें मिक्स मत करो, कुछ सुनी सुनी बातें, मिक्सिंग 2-3 कॉन्सेप्ट्स स्टेप बाय स्टेप। अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज वो होता है जिसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है पीरियोडिकली, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। एनी ऑफ दीज आर एग्जांपल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। करंट प्रोड्यूस हो रही है वोल्टेज से, तो ऐसे ही इनका सिग्नल जो वोल्टेज होगा, दैट इज, इसको लिखते हैं AC वोल्टेज है, बट वो थोड़ा टेक्निकली गलत है क्योंकि C स्टैंड्स फॉर करंट, इसको लिखना चाहिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज, है ना? बिल्कुल कंपल्सरी नहीं होगा। AC कैसा भी हो सकता है, ये सब AC है। आगे जब करोगे आप इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स, अलग अलग जगह पे कहीं पे ये बोलते हैं सॉ टूथ वोल्टेज, सॉ टूथ ये होता है। अनदर इज कॉल्ड सॉ टूथ वोल्टेज, RE सॉ टूथ, सॉ लकड़ी काटते हैं इससे, RE उसके टीथ ऐसे होते हैं ना कुछ, so it's called sawtooth voltage. This is another alternating voltage only, क्योंकि इसकी भी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो रही है। ये सारे AC के एग्जांपल हैं, बट इन सबको हम यहाँ से ही डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसा अरेंजमेंट है जिससे डायरेक्टली प्रूव हो, जिससे डायरेक्टली प्रोड्यूस हो।
वी ऑलवेज स्टार्ट विद एसी, और ऐसे बहुत सारे एसी के कॉम्बिनेशन से हम ये सारे के सारे अदर फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज वी कैन डिजाइन। इसको कुछ बोलते भी थे, दैट इज कॉल्ड फोरियर सीरीज और फोरियर थ्योरम। सारे फंक्शंस को हम साइन या कोसाइन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट? क्योंकि वही बेसिक थ्योरेटिक फंक्शन है, साइन एंड कोसाइन। सो अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज का मतलब क्या है? द करंट और वोल्टेज विच चेंजेस पीरियोडिकली आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, which changes periodically after regular intervals of, it's called alternating current और AC। और जो वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं, एग्जाम्पल दो, करंट बाई AC जनरेटर जब हम कॉइल को रोटेट करते हैं। Second is direct current. Direct current is the one which is at constant, have the constant magnitude always, हमेशा जो constant magnitude में रहता है, always in the same direction and constant magnitude, that's called DC current or direct current। Direct current cell या बैटरी से होती है, alternating current dynamo या AC generator से होती है। The current which remains always constant in magnitude and same in direction, the current which always remain in same direction, direct current का graph, it will be constant with time, it will be a straight line parallel to x-axis। AC voltage टाइम के साथ चेंज होता रहता है पीरियोडिकली, और DC हमेशा कांस्टेंट रहता है। DC हमें सेल से या बैटरी से मिलती है, AC हमें डायनामो या जनरेटर से प्रोड्यूस होके मिलती है। अब जब पहले करंट, इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड और ये अलग अलग तरह की, इट वाज अ मैटर ऑफ डिबेट कि दोनों में बेटर कौन है और कौन सी हमें यूज करनी चाहिए इन द हाउस होल्ड सप्लाई। एडिसन वांटेड DC करंट, टेस्ला वांटेड AC current, AC current, right? DC is by battery, example current given by battery or cell is direct current, DC current, and current given by that rotation of coil or dynamo is alternating current। दोनों में से बेटर कौन सी है, इस पे थोड़ा कुछ डिस्कशन था, कौन बेटर है, क्यों? ओके, राइट राइट, यस। सो AC और DC में DC को साथ काम करना थोड़ा इजी है। कैसे? छोटे छोटी बैटरी सेल जेब में डाल लिया, ले गया, जहां जरूरत पड़ी लगा दिया। बट द प्रॉब्लम विद DC इज दैट DC ऑलवेज रिमेन्स इन सेम डायरेक्शन, उसके साथ एनर्जी लॉस बहुत होगा। क्यों? बिकॉज इफ यू आर ट्राइंग टू ट्रांसमिट DC फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू पे मेंटेन रहेगा, एंड ओवर द लॉन्ग communication, over the long wire or channel, it will produce heat। फिर से समझते हैं। Suppose this is some power station and the city, obviously city के अंदर तो नहीं होता है, it is close to some dam or something, बीच में 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है, the city, and this is power generation station, some dam or maybe some power plant। अगर ये 200 किलोमीटर दूर है, हमें रास्ते में कुछ वायर या इसके थ्रू उसको सेंड करेंगे, इफ इट इज ए DC, तो DC हमेशा किसी कांस्टेंट करंट पे रहेगी, सब जगह पे सेम करंट है, एंड देयर विल बी ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट विल बी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट बिकॉज ऑफ
बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। ऐसा एसी में क्यों कम कर सकते हैं हम, क्योंकि एसी में क्या है, पहली बात तो एसी हमेशा सेम रहती नहीं है, लाइक इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, सो हर टाइम पे आई की वजह से हो रही है। इन दिस करंट इट विल बी इवन रिड्यूसिंग टू जीरो फॉर सम टाइम, और इसकी वैल्यू भी कम होती रहती है। दिस इज चेंजिंग फ्रॉम जीरो टू आई एंड दिस इज ऑलवेज आई। तो पहला तो सिंपल रीजन ये है कि डीसी में हमेशा हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी एज कम्पेयर टू एसी। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है, इंडक्टर किसमें काम करता है एसी में डीसी में? इंडक्टर वर्क्स ओनली फॉर एसी। एसी में इंडक्टर लगा के बाय इंडक्शन हम इस पोटेंशियल को अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, हाई या लो कर सकते हैं। एसी वोल्टेज में विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन वी कैन इंक्रीज स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज। उसका फायदा ये होता है कि करंट कैन बी रिड्यूस एक्सट्रीमली लो। पावर स्टेशन से बनी थी सपोज वो 220 वोल्ट की, जस्ट एन एग्जांपल, सो वी डोंट सेंड इट टू 220, बीच में एक ट्रांसफार्मर लगा के स्टेप अप, इट चेंजेस टू 44,000 वोल्ट। क्या फायदा होता है इससे? पावर तो कांस्टेंट है, पावर का मतलब कितनी आपने वो हीट प्रोड्यूस की है। अगर सपोज थर्मल पावर प्लांट है, अगर मैकेनिकल पावर प्लांट है, इलेक्ट्रिकल वाला, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो पर यूनिट टाइम कितनी ऊपर से वाटरफॉल होता है, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। टरबाइन ब्लेड लगे थे ना, ये हम पढ़ चुके हैं इसी जनरेटर में, जैसे टरबाइन ब्लेड इनसाइड अ मैग्नेट, इसको हमने कितनी पावर दी, वो पावर तो कांस्टेंट है, अज्यूमिंग कि 100% एफिशिएंसी भी है, पावर इज V इंटू आई। पावर कांस्टेंट है, अगर वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे तो करंट कम हो जाएगी। सो बाय इंक्रीजिंग दिस वोल्टेज करंट बिकम वेरी वेरी स्मॉल। कौन सी करंट? जो इस ट्रांसमिशन वायर में 220 वोल्ट पे करंट ज्यादा थी, अभी हमने इसको 44,000 वोल्ट पे स्टेप अप कर दिया, जो कि कर सकते हैं जस्ट बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम ज्यादा इंड्यूस करके सेम डायरेक्शन में। हो जा रहा है कुछ कुछ। ये पावर स्टेशन जहाँ बिजली बनती है, ये सिटी जहाँ पे यूज करनी है, बीच में 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है वायर में, करंट को हम नेग्लिजिबली कम कर सकते हैं, बिल्कुल ना के बराबर। So that when it is going at a rate of 44,000, current is approximately zero, और वो इतनी कम करंट है कि अब रास्ते में हीट लॉस बहुत मिनिमाइज हो जाएगा एज कंपेयर टू दी डीसी। डीसी इज ऑलवेज कांस्टेंट, सेम पोटेंशियल सेम वैल्यू पे हमेशा हीट विल बी कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस्ड, और एसी में हम उस करंट को बहुत रिड्यूस कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग दी ट्रांसमिशन वोल्टेज। अब यहाँ जरूरत पड़ेगी तो फिर से इसको स्टेप डाउन कर लेते हैं, फिर से उल्टा लगा दिया, ये लोग 44 से फिर से 220, घर पे 220 में यूज करते हैं, बट रास्ते में जो बड़े बड़े जेट स्ट्रक्चर लगे होते हैं ना हाईवे के किनारे कुछ ऐसे, और वो बहुत ऊपर इसलिए लगाए जाते हैं बिकॉज उसमें वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है, 44,000 वोल्ट। 50 हर्ट्ज इज फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में 50 टाइम्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेंज हो रही है, करेक्ट, अल्टरनेटिंग करेक्ट। 50 साइकिल है एक सेकंड में, इट्स चेंजिंग, इसलिए वो हमें कहते हैं ये दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअसली गोइंग, दिस इज चेंजिंग 50 टाइम्स, स्विच ऑफ। बट हमें नहीं समझ में आ रहा बिकॉज वी कैन नॉट परसीव मोर देन 1/10। देखना 1/16 और सुनना 1/10, राइट। तो ये जो एसी जिसमें भी जा रही है सारे के सारे बल्ब स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ, ये तो चलो फिर भी एलईडी है। नहीं 110 ये भी चेंज हो जाता है और फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच इज यूज, कितना यूज है, कितने लोग यूज करने वाले हैं और कहाँ पर, अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं दोनों में। अगर कहीं फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वोल्टेज कम चलेगा, बिकॉज आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो कम बैक, छोटा सा बस एक वन कंक्लूजिंग लाइन, एसी और डीसी में एसी इज प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, एसी को हम
अपने मुताबिक कभी भी हाई या लो कर सकते हो बाय इंडक्शन, एंड इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग कम्युनिकेशन चैनल, लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट मच हीट लॉस। डीसी बनाई, डीसी पहुंचे कि नहीं, रास्ते में सारी खत्म हो गई, उड़ गई, नथिंग इज लेफ्ट। ठीक है, so we'll continue on Wednesday and Friday. I think hopefully these 2 classes we should be able to finish alternating current. Thank you.